हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल सी यूट्यूब प्रिपेयर सुपर ग्रेड्स। मैं आप सभी का आशीष सर आज आप लोग के बीच में एक और नया वन शॉट सीरीज के तहत एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। और आज का अपना टॉपिक होने वाला है बहुत शानदार, थोड़ा कंफ्यूजिंग कह लो पर थोड़ा अच्छा टॉपिक भी है। इसके अंदर इन एंड आउट अपन सारी चीजें इसकी समझेंगे और वो है अपना नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। इसके अंदर मैंने इस टॉपिक को उठाने का एक ही मतलब समझा है कि देखो, वन शॉट सीरीज तो अपन सभी की बना रहे हैं, तो क्यों ना अगर इसको बना के रख दें फटाक से, तो इसके बेसिस पे आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर सकते हो। और जो भी डाउट्स रिलेटेड सारे एंगल्स होंगे आज मैं उसको सारे चीजों को कवर अप करूंगा। बहुत अच्छे से इसका क्लास अपन कवर अप करेंगे। जो भी आपको डाउट होगा मैं ये कोशिश करूंगा कि इस वन शॉट सीरीज के अंदर आपका वो सारा डाउट क्लियर हो जाए। स्टिल अगर कुछ रहता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिवर्ट करिएगा। आई विल रीच आउट टू यू फॉर श्योर। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड और बहुत अच्छे से अपन इस वन शॉट को फिनिश ऑफ करते हैं। ठीक है, चलिए। अब देखो, अल्टीमेटली नेशनल इनकम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ने से पहले मैं आप लोग को इसके अंदर के जो टॉपिक्स है छोटे मोटे, उन सबको पहले क्रिस्प करूंगा कि क्यों होता है, क्या है, अपन सारी चीजों का इन एंड आउट वर्जन समझेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वन शॉट बहुत लंबा खींचना है, 1 घंटा सवा घंटा का, जितना हो सकता है मुझे जहां तक लगता है कि मुझे सारी चीजें बतानी है मैं उसको डेप्थ में बताऊंगा और सारे आपके फंडे क्लियर करूंगा। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट देखिए आपने इसके अंदर क्या बोल रहा है, डेप्रीसिएशन। यार ये 11th स्टैंडर्ड से अपन सुनते आ रहे हैं, अकाउंटेंसी का वर्ड है डेप्रीसिएशन। ये होता क्या है, इसमें क्या बोल रहा है पहले ध्यान समझना। इट रेफर्स टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओवर द पैसेज ऑफ टाइम। मतलब क्या बोल रहा है, फॉल हो रहा है किसके, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पे। वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के अगर उसके वैल्यू पे अगर फॉल हो रहा है तो मतलब क्या होता है, मैं आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूं। मान लो आपने एक मोबाइल फोन परचेज किया। ठीक है, मोबाइल फोन परचेज किया आपने 50,000 रुपीज का। ठीक है, तो आज के उसकी वैल्यू कितनी, आपने जब जो मार्केट वैल्यू आपने जब परचेज करी तो उसकी कितनी वैल्यू थी, 50,000 आपने परचेज किया। तो 50,000 जब आप फोन का परचेज करते हो तो आज की वैल्यू तो 50,000 हो गई। क्या इसकी वैल्यू एक साल बाद, ठीक एक साल बाद अगर मैं इसकी वैल्यू आफ्टर 1 ईयर लिखता हूं, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर अगर इसकी वैल्यू लिखना चाहूं, मैं वैल्यू लिख देता हूं, तो क्या वो 50,000 सेम रहेगी कि नहीं रहेगी, मुझे ये बताओ। बिल्कुल भी नहीं रहने वाली, ये चीज बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखना। 50,000 उसका वैल्यूएशन नहीं होने वाला है। क्या होता है कि जब आप फिक्स्ड एसेट्स को यूज करना चालू करते हो तो क्या होता है, वो यूसेज वाला हो जाता है। एक बार यूज हो चुका है, फर्स्ट हैंड वो नहीं है, सेकेंड हैंड हो जाता है वो, राइट। तो उसमें उसकी वैल्यू ओवर द यूसेज, उसकी वैल्यू गिरती जाती है और आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। डेप्रिसिएशन कोई कैश एक्सपेंस नहीं होता, ये आप लोग को भी पता है, एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है जिसके अंदर ये चीज की मान्यता रखी जाती है कि आज अगर 50,000, आज अगर मैंने अपना 50,000 रुपीज मैंने अगर आज लगाया है, तो मैं ये 50,000 कितने टाइम बाद इसका रिकवर करके अगर मुझे कुछ लगाना पड़ा, कल को रीसेल वैल्यू जब इसकी आएगी तो वो कितनी आएगी। मान लो मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10% पर एनम के बेसिस पे। डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, एसएलएम मेथड होता है, डब्ल्यूडीवी मेथड होता है, वो अपन को इन सब जगह इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ना है। मैं बस थोड़ा डेप्रिसिएशन का इन डेप्थ ओवरव्यू दे रहा हूं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करूंगा तो आप समझो। अगर मैंने 10% लगाया तो इसका 10% हो जाएगा 5,000 रुपीज। करेक्ट, तो 5,000 मतलब क्या हुआ, इसमें माइनस अगर कर दूंगा तो एक साल बाद इसकी वैल्यू कितनी बचेगी, इसकी वैल्यू बचेगी 45,000 रुपीज। तो कल को एक साल बाद जब आप इसको बेचने जाओगे, अगर आपको 45 से ज्यादा का रेट मिल गया, मान लो 48,000 मिल गया और मान लो एक जगह आपको मिला 40,000, तो पता है क्या, 48 अगर मिला तो आपकी वैल्यूएशन कितना, आपको गेन हुआ है, कितने का गेन हुआ, आपको 3,000 का गेन हुआ कंपेयर टू 45,000। और अगर आपको 40,000 हुआ तो आपको लॉस हुआ है 5,000 का। बस ये कैलकुलेशन अकाउंटिंग के अंदर अपन शो कर देते हैं, तो बस वही चीज की बात चलती है। अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन क्या बोलता है, वैल्यू जो आपके फिक्स एसेट्स की होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप यूज करते हो तो उसके यूसेज के मार्केट प्राइस पे क्या आता है, गिरावट आती है, वो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करके बताता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपको इसके अंदर बताऊं, नेक्स्ट बोल रहा है डेप्रिसिएशन इज आल्सो नोन एज। अब डेप्रिसिएशन के बहुत सारे नाम है जो इकोनॉमिक्स के अंदर यूज होते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम या फिर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तब उसके अंदर आप जब क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन जो आते हैं अपने, उसके अंदर डेप्रिसिएशन के आप बहुत प्रकार के नाम देखोगे। देखो पहला क्या बोल रहा है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब क्या होता है,
आज की जो वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देगा डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट ईयर 1 साल बाद की वैल्यू है, नेक्स्ट ईयर उसके 2 साल बाद जो भी साल के बाद की वैल्यू है उससे रिप्लेस कर देता है, तो दैट इज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नेक्स्ट बोल रहा है वो आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट पैसा लगाया कोई प्लांट एंड मशीनरी में, तो उसके में क्या हुआ, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होगी उसकी, 1 साल बाद 1 लाख की अगर मशीन खरीदी तो क्या सेम रहेगी, नहीं होगी। अगर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया फॉर एग्जाम्पल, तो वो कितने की बचेगी, 90,000 की बचेगी, राइट। तो उसी चीज की बात चल रही है। कैपिटल कंजम्पशन आपका अलाउंस, कैपिटल कंजम्पशन मतलब आप जब कैपिटल पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो फिक्स एसेट्स पे, तो उस पे कंजम्पशन अलाउंस बोला जाता है, राइट। तो उसी चीज की बात चल रही है। और बहुत कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन यूज होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये सबसे ज्यादा स्टार मार्क कर लेना इसको, ये सबसे ज्यादा बार यूज होता है, आप लोग को पता होगा। तो इसको अगर क्वेश्चन में दिखे तो समझ जाना ये कुछ नहीं, ये डेप्रिसिएशन की बात चल रही है। फंडा क्लियर हुआ, आपको समझ में आ गया। तो डेप्रिसिएशन को थोड़ा सा एक इन डेप्थ कॉन्सेप्ट बता दिया और उसके बाद उसके अदर नेम्स बता दिए, ताकि अब आपको कोई डेप्रिसिएशन में डाउट होना चाहिए। अपन कोई कैलकुलेशन नहीं करते डेप्रिसिएशन का, इधर ध्यान रखना। अपन उसके मेथड्स के बारे में नहीं पढ़ते कि डेप्रिसिएशन को कैसे निकालना है, क्या है, नहीं। पर डेप्रिसिएशन का इन एंड आउट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोलता है व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ध्यान समझना, डेप्रिसिएशन की मदद अपन को इधर कैसे लगने वाली, मैं आप लोग को वो बताने वाला हूं। ध्यान देखो, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एडिशन इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट को क्या से डिनोट किया जाता है, आई से, ये आप लोग को पता होगा, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एडिशन, एडिशन मतलब एडिशन इन द कैपिटल स्टॉक। मतलब देखो, अगर मैंने, सुनना ध्यान समझना, इसका मतलब वो बोल रहा है मेरे पास ऑलरेडी फिक्स्ड एसेट्स थे, कितने के, 10 लाख रुपए के, ठीक है। मेरी मशीन चल रही, मेरी मशीन प्लांट एंड मशीनरी जो भी है फिक्स एसेट्स मेरे, प्लांट एंड मशीनरी में जो प्लांट था, एक जो फैक्ट्री थी, उसमें 10 लाख का मेरा फिक्स एसेट्स ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है। अब वो बोल रहा है इसमें आपने एडिशन किया। अगर आपने एडिशन किया किसका, मैंने स्टॉक की बात नहीं करी है, मैंने कैपिटल स्टॉक की बात करी है। स्टॉक होता है आपका कौन सा, गुड्स एंड गुड्स वाला, जो आप बोलते हैं इन्वेंट्री बोलते हैं जिसको अपन, राइट, वो होता है आपका स्टॉक। पर कैपिटल स्टॉक आपका कौन सा हो जाएगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट वाला लेवल पे, और वो हमेशा फिक्स एसेट्स कहलाता है। अगर मैंने मान लो प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है 5 लाख की, और तो अल्टीमेटली मेरा टोटल कितना हो गया, मैं अभी बुक वैल्यू पे लेके चल रहा हूं, अभी मैं इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहा आपका डेप्रिसिएशन इन सबका, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, सो बी केयरफुल, ओके। तो 10 लाख प्लस 5 लाख कितना हुआ, 15 लाख का इन्वेस्टमेंट मेरा वो हो गया। अब ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट करा, रेफर्स टू, अब इकोनॉमी इससे तो बूस्ट हुई ना मेरी, क्योंकि इकोनॉमी में कैसे बूस्ट हुआ, मैं तो गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज करा, मेरे लिए तो इन्वेस्टमेंट था। अब इन्वेस्टमेंट का अगर वैल्यू एडिशन होता है आपकी कंट्री के लेवल पे, इकोनॉमी के लेवल पे, तो क्या होगा, जीडीपी आपकी बूस्ट हो जाएगी, सीधी सी बात है। फंडा क्लियर हुआ वो वाली बात बता रहा हूं। तो इस लाइन का ये मीनिंग था, इसका मैंने आपको थोड़ा सा क्रिस्प बता दिया। नेक्स्ट बोल रहा है इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड क्लोजिंग स्टॉक। मतलब अल्टीमेटली फिक्स्ड एसेट्स का भी इंक्लूजन है और क्लोजिंग स्टॉक का भी इंक्लूजन होगा, ये बताना चाह रहा है वो इस एंगल पे। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को लेके चलता है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर इतना सा बात बताना चाह रहा है वो, कि जब आप एक्सपेंडिचर करते हो मतलब खर्चा करते हो, किस पे खर्चा करते हो, परचेज करने के लिए। क्या परचेज करना है आपको, फिक्स एसेट्स की बात चल दी और आपका क्लोजिंग स्टॉक की बात चल दी। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक भी इंक्लूडेड है और फिक्स एसेट्स भी इंक्लूडेड है, अल्टीमेटली तभी जाके अपन बोल सकते हैं कि इसमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। तो क्या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का अपना कोई मतलब है इस लेवल पे, ये बात की चला कि अगर अल्टीमेटली मुझे ग्रॉस लेवल पे लेके चलना इन्वेस्टमेंट, तो दो चीज का इंक्लूजन होगा, ये चीज ध्यान रखना। अगर मैं ग्रॉस की बात करूंगा तो एक होगा मेरा फिक्स्ड एसेट प्लस मेरा आपका क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ग्रॉस लेवल पे हमेशा ये चीज ध्यान रखना। ये समझ में आया, इस चीज को नोट डाउन कर लेना। तो ग्रॉस लेवल पे जब भी बात करेंगे तो एक फिक्स्ड एसेट्स की कहानी होगी और एक क्लोजिंग स्टॉक की कहानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट की बात चल रहा है, एक्चुअल एडिशन मेड टू कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी टर्म्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट। एक्चुअल स्टॉक, अब समझना मेरी बात, मैंने इधर फिक्स्ड एसेट्स प्रीवियस एग्जांपल में लिखा था 10 लाख का,
ठीक है, उसमें मैंने ऐड किया था प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख की। कितना हो गया टोटल? 15 लाख का हो गया था, ये आप मान रहे हो? ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है? एक्चुअल एडिशन। मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूं, मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूं ये चीज, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ध्यान से समझना, ये क्या बोल रहा है? एक्चुअल एडिशन बोल रहा है। देखो, एक्चुअल एडिशन मेड, तो ये एक्चुअल एडिशन की जो बात चल रही है ना, अल्टीमेटली तो कितने की एक्चुअल एडिशन हुई थी भैया? 5 लाख का एक्चुअल एडिशन हुआ है। तो 5 लाख का एक्चुअल एडिशन हुआ, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे नेट इन्वेस्टमेंट। मतलब पहले तो था ग्रॉस लेवल पे कितना था? 10 लाख। अब इस बार कितना ऐड किया? 5 लाख और ऐड किया, तब जाके इसको अपन नेट डिफाइन करेंगे और ऊपर वाला अपना ग्रॉस रहेगा। ये चीज होगी। तो नेट कैलकुलेट करने का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ, वो क्या बताना चाह रहा है? ये देखो, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। अभी इस पे ध्यान मत दो, मैं ढंग से और एक नेक्स्ट स्लाइड में आपको ढंग से बताऊंगा, पर ये इसका एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब देखो कैसे समझाता हूं मैं आपको नेक्स्ट इसमें। ध्यान से देखो, अपन को क्या टारगेट करना है? अपन को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, अपन को नेट इन्वेस्टमेंट। ये हर बार देखा होगा आप लोगों ने, क्वेश्चंस में आता है। कैसे? मैं आप लोग को बताता हूं, ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से समझेंगे, आज क्लैरिटी पूरी मिलेगी। आपने देखा होगा जी डी पी एट एमपी बोलता है, ठीक है, जीडीपी एट एमपी ऐसा लिखा रहता है, राइट? अब इसको समझो है क्या। ये जो जी होता है ना, दिस बिलोंग्स टू ग्रॉस, ठीक है। ये डी जो होता है ना, दिस बिलोंग्स टू डोमेस्टिक, ठीक है। एट तो आपको पता है, ये प्रोडक्ट की बात चल रही है, मतलब अपने जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का लेके बोल रहा है। नेक्स्ट बोलता है ये एमपी। एमपी आपका होता है मार्केट प्राइस। ये मैं आपको आज पूरे सेशन में सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, सो डोंट वरी। अभी अपन को सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन के एंगल से अगर मैं बोलूं, तो आपको पता है क्या पढ़ना है? आपको अभी ध्यान देना है सिर्फ इतने हिस्से पे ध्यान देना, ये ग्रॉस वाला एंगल पे ध्यान देना है। समझ में आया? तो ये ग्रॉस पे ध्यान दो और इस पे अभी ध्यान मत दो, इसको भी इस वीडियो में ही कवर करूंगा, डोंट वरी। इसलिए इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ढंग से समझा रहा हूं। देखो, जी ग्रॉस की बात चल रही है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ग्रॉस, ये जी से ग्रॉस है, तो आपको ये जी का ग्रॉस हो गया, ये ध्यान से देखो, दिस इज जी। अब यहां से आपको जाना कहां है? यहां से आपको जाना है एन पे। क्या दिख रहा है? ये ग्रॉस का जी हो गया, देख लो, ये वो जी लिखा है। अब यहां से आपको जाना कहां है? नेट पे जाना रहेगा हमेशा, या तो वाइस वर्सा रहेगा कि नेट से आपको जाना रहेगा जी पे। ये चीज समझ में आई? तो क्या हुआ, अगर ग्रॉस से डेप्रिसिएशन का क्या इंपैक्ट होगा कि मैं नेट पे आ जाऊं, और नेट से डेप्रिसिएशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा कि मैं ग्रॉस पे आ जाऊं। ये चीज समझ में आई आप लोग को? फंडा समझ में आया? इसको पहले हजम करो, क्लैरिटी मिली? अब देखो, ध्यान समझना, इतना मैंने इसके अंदर आपको बहुत स्लोली लेके चल रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। समझ में आया? अब आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो इसका एक और क्लासिक एग्जांपल देता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप पीएनएल अकाउंट बनाते हो, सॉरी, पीएनएल अकाउंट बनाते हो आप? हाँ, पीएनएल अकाउंट बनता है आपका, ठीक है। अब उसके अंदर ध्यान रखना, आपका सबसे पहले कौन सा प्रॉफिट आता है? ग्रॉस प्रॉफिट आता है ट्रेडिंग का। मान लो कितना आया? 20,000 आया, ये तो मानते हो। ग्रॉस प्रॉफिट आया आपका 20,000 का, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट जब बनता है, पहले ट्रेडिंग बनता है, उसी के नीचे पीएनएल बनता है, तब कितना प्रॉफिट आता है ये आप सभी को पता है, प्लीज, है ना? अब उसमें मान लो आप क्या करते हो, ट्रेडिंग में आप पीएनएल में जाते हो, तो आप क्या करते हो? टू डेप्रिसिएशन करके कुछ लिखते हो, और आपका लास्ट में क्या आता है? टू नेट प्रॉफिट आता है। समझ में आया? ये मैं गलत बोल रहा हूं तो बता दो, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो मुझे एक चीज बताओ, जब ये टू ग्रॉस, इधर सिर्फ इन्वेस्टमेंट रिप्लेस कर दिया, प्रॉफिट की बात हो रही है, तो डेप्रिसिएशन आप क्या करते हो? क्या करते हो आप? डेप्रिसिएशन, आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हो, ठीक है आपका, क्योंकि वो एक्सपेंस माना जाता है। एक्सपेंस नॉन कैश भले है वो, पर वो एक्सपेंस माना जाता है, और आप उसको माइनस करते हो। तो डेप्रिसिएशन मान लो 5,000 का डेप्रिसिएशन था, ये आपने इसमें से माइनस किया। अब आपके पास कितना बचा? इधर इधर बचा 15,000। तो बस इतना अगर समझ में आ गया, तो मुझे एक चीज ध्यान रखना कि अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है, ध्यान से देखो, ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो डेप्रिसिएशन मैंने क्या करूंगा? मैं डेप्रिसिएशन का माइनस करूंगा। फंडा क्लियर हुआ? मान रहे हो? क्लैरिटी मिल रही है? और अगर मुझे वापस, अब सीधी सी बात है, अब यहां से जाने का तो फंडा समझ में आ गया।
अब वापस आना है तो यहां माइनस था, तो यहां पर आप क्या कर दोगे, प्लस कर दूंगा, दैट्स इट। अब बताओ, अब कोई क्लैरिटी नहीं मिली हो तो मुझे बताओ। कितने सिंपल तरीके से मैंने आपको ये बता दिया कि ग्रॉस, इस एग्जाम्पल को ध्यान रखो, इस एग्जाम्पल को ध्यान रखो कि भैया सारे अकाउंटेंसी वाले बच्चे और अगर ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे भी देख रहे हैं तो मैं आप लोग को बताता हूं, पीएनएल अकाउंट में टू ग्रॉस प्रॉफिट जब निकलता है तो 20,000 अपन लिखते हैं, और आप एक्सपेंस, चलो टू ग्रॉस प्रॉफिट आया तो डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस होता है, इतना तो आप लोग को पता है। तो डेप्रिसिएशन जब एक्सपेंस होता है माइनस करोगे तो जाके आपका नेट प्रॉफिट आएगा, करेक्ट। तो आपने क्या करा, ग्रॉस से आपको नेट पे जाना है तो माइनस, और नेट से वापस जब ग्रॉस पे जाना है तो प्लस। फंडा क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, और बीच में आपका हमेशा क्या रहेगा, डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट रहेगा। फंडा क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आएगा अपना इनडायरेक्ट टैक्स। देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आएगा तो इसमें क्या है, पहले इसका इन एंड आउट समझेंगे, देन अपन मूव फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एनआईटी बोला जाता है, वेरी फेमस वर्ड है एनआईटी। क्या होता है, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी का डिफरेंस क्रिएट करता है और उसी को अपन क्या बोलेंगे, एनआईटी, ठीक है। अब ध्यान समझो है क्या, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया आपका ये आपका हो गया सब्सिडी। पहले मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्स का इन एंड आउट बताता हूं, आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। बोल रहा है इट रेफर्स टू दोज टैक्स विच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब सीधा सा फंडा है कि जो जितनी भी अपनी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो वो जितना भी टैक्स आपसे गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में कलेक्ट कर रही है, गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में कलेक्ट कर रही है, तो वो आपका किसके अंदर आ जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट आपकी इनकम पे नहीं पड़ रहा है, वो आपके इनडायरेक्ट वे में आपकी इनकम पे इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे तो उस एंगल पे इंपैक्ट पड़ रहा है, तो गुड्स एंड सर्विसेज आपके महंगे हो रहे हैं व्हाटसोएवर, उसी चीज की बात चल रही है। फंडा क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है, इसका एग्जांपल देखो, क्लासिक एग्जांपल है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बीसीडी बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है, कस्टम्स का एंगल है, इसका भी अपन लिख सकते हैं एग्जांपल, तो इसलिए मैं सोचा कि बता दूं, बेसिक कस्टम ड्यूटी। वैट वैल्यू एडेड टैक्स पहले हुआ करता था, अब नहीं है, ठीक है, तो उसी चीज की बात चल रही है। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स। सब्सिडी समझो तो मतलब पता है इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया, ये एक एक्सपेंस का एंगल है, ये अपने लिए एक एक्सपेंस हो गया, समझ में आया, अपने लिए मतलब फॉर्म्स हो गया, हाउस होल्ड हो गया, व्हाटसोएवर, ठीक है। नेक्स्ट देखो सब्सिडी, क्या बोल रहा है, इट इज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द फर्म। फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब पता है क्या होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट। आप असिस्टेंस को क्या वर्ड लिख सकते हो, आप लिख दो इसको सपोर्ट। समझ में आया, फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। तो उसमें क्या बोल रहा है, सब्सिडी आर ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल असिस्टेंस और इकोनॉमिक असिस्टेंस। इकोनॉमिक मतलब पैसा, इकोनॉमिक बेनिफिट, क्या मॉनेटरी बेनिफिट जो अपन बोलते हैं, तो उसी की बात चल रही है। फंडा हुआ, ध्यान से समझना। सब्सिडी इज अ ट्रांसफर पेमेंट, क्यों 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 सब्सिडी एक ट्रांसफर पेमेंट क्यों है बेटा, इसका सिंपल सा एक कारण है कि सब्सिडी आपको एक तरफा मिलती है, उसके बदले में आपने कुछ काम नहीं किया है। ध्यान रखना कि देखो क्या हुआ, मान लो आपको एक फॉर्म चालू करनी थी, मान लो आप मुझे एक बिजनेस चालू करना है, उसके लिए मुझे रिक्वायरमेंट है 1,000 करोड़ की, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, 1,000 करोड़ का। मेरे पास जेब में रखे हैं 800 करोड़, ठीक है, 800 करोड़। अब मेरे को कितने की रिक्वायरमेंट है, 200 करोड़ की। तो आपने गए गवर्नमेंट के पास और आपने उनको अपना प्लान बताया कि मैं इन्वेस्टमेंट एमएसएमई या कुछ भी आप उस लेवल पे आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप बोलते हैं ना एंटरप्रेन्योरशिप एंगल लेके क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो वो क्या हुआ, उसमें जब उनने आपका प्लान सुना, सारी चीजें का इंप्लीमेंटेशन किया, तो उनने बोला 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट आपको दे देगी। क्या उसके बदले में आपने उनको कुछ उनको कुछ दिया, कुछ नहीं दिया। समझ में आया? तो कोई आपने काम नहीं किया है, आपको सब्सिडी रिसीव हुई है कि आपका प्लान अच्छा है, आप बेनिफिट ऑफ द पीपल, फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल की उस एंगल से क्रिएट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको 200 करोड़ का क्या मिल गया, सब्सिडी मिल गई। समझ में आया? तो सब्सिडी क्या होता है, ट्रांसफर पेमेंट होता है, इसको एक तरफा बोलते हैं, कि दो तरफा नहीं होता, यूनिलैटरल होता है, बायलैटरल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट में इसका क्लासिक एग्जांपल दूं, इंडियन गैस सिलेंडर्स आर सोल्ड एट अ सब्सिडाइज्ड रेट। मतलब इसका बहुत अच्छा सिंपल सा एग्जांपल है कि आपका जो इंडियन सिलेंडर्स, गैस सिलेंडर्स होते हैं, उसका एक्चुअल रेट होगा मान लो मार्केट में 1,100 रुपए,
समझ में आया? तो 1100 रुपए जो मार्केट में उसका रेट होता है ना, और वो आप कितने में पे मिलता है आपको, मान लो 800 रुपए में मिलता है, तो कितने का बेनिफिट मिल गया आपको? 300 रुपए का जो बेनिफिट है, ये 300 रुपए देना तो पड़ेगा, पर आपके बिहाफ में कौन देता है? गवर्नमेंट देता है। समझ में आया? तो एग्जाम्पल ये हुआ कि मतलब आप जो रेट ऑलरेडी ले रहे हो 800 रुपए का, वो सब्सिडाइज्ड रेट ही है, वो कम रेट है। समझ में आ गया? तो इसलिए आपको कुछ गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है उस लेवल पे नहीं, सब्सिडी उस एंगल पे काउंट हो जाती है। फंडा क्लियर हो गया आपको? क्लैरिटी मिल गई है? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हो गया आपका फैक्टर कॉस्ट वाला, इस एंगल पे आ गया कि ये होता है फैक्टर कॉस्ट, ये होता है मार्केट प्राइस। बी वेरी केयरफुल, ठीक है? अब इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक है? अब इसका इंपैक्ट कैसा होता है मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बताता हूं, ध्यान से समझना कि ये फैक्टर कॉस्ट होता क्या है, पहले आपको ये भी पता होना चाहिए। देखो, फैक्टर कॉस्ट मतलब मैं सिंपल सा बोल सकता हूं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब मान लो मैं कोई शू बना रहा हूँ, शू नाइकी का शू ले लो, व्हाट्सएप एग्जांपल ले लो, नाइकी का शूज लेते हैं, चलो नाइकी का शूज मेरे को बनाना था, मुझे उसको शूज बनाना था, तो मेरे को उसको बनाने में उसमें मुझे लेबर, मटेरियल और बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी, राइट? डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए वो सारे, तो उसमें मेरे कॉस्ट, मेरी लागत बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? लागत, लागत कहा जाता है, ठीक है? कॉस्ट, वो मुझे कितना लगा, मान लो 1000 रुपए की लागत लगी, ठीक है? मुझे लगा 1000 रुपीज का लागत। फंडा क्लियर हुआ? अब ध्यान देखना, अब मैं क्या है, कंपनी का तो ऑब्वियसली एक मोटो तो है, प्रॉफिट कमाना तो है भैया, क्या अपन समाज सेवा थोड़ा कर रहे हैं, ठीक है? प्रॉफिट, प्राइवेट कंपनी का एक ही मोटिव रहता है, प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है? तो उसमें प्रॉफिट उनने बुक करा, उनको चाहिए प्रॉफिट 500 रुपए, तो ये टोटल कितना हो गया? 1500 रुपए का ये आपका शूज पड़ रहा है, ये आप मान गए? तो 1500 रुपए का जो आपको शू पड़ेगा, मुझे ध्यान से बताना, ठीक है? 1500 रुपए का शूज पड़ रहा है, तो ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ सेल। समझ में आया? कॉस्ट ऑफ सेल हुआ, ये सेल प्राइस नहीं हुआ है, ध्यान रखना। तो अब क्या होगा पता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर अब मैं जोड़ूंगा इसके अंदर एनआईटी, कह लो एनआईटी जोड़ूंगा, मतलब इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। पूछो कैसे? अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको? एनआईटी, इसके दो केस लेते हैं अपन, केस वन, केस टू, ठीक है? ध्यान से देखना। अब केस वन में हुआ क्या, आपका आईटी कितना लग रहा है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी लिख देता हूं यहां पर ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है? जीएसटी कितना लगा आपको? जीएसटी लग रहा है 500 रुपए, और आपको सब्सिडी कितनी मिली? गवर्नमेंट ने सब्सिडी आपको दी होगी, मान लो 100 रुपए की, तो आपका टोटल इंपैक्ट कितना आया? 400, क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या है? आईटी माइनस सब्सिडी, ये मान गए? तो 500 में से 100 गया, कितना बचा? 400। तो अब मैं ये 400 लगा दूंगा इधर, तो अब जाके मेरा सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस कह लो या तो मार्केट प्राइस कह लो, तो ये हो गया मार्केट प्राइस आपका, ये वाला एंगल। समझ में आया? तो मार्केट प्राइस कितना हो गया आपका? 1900 रुपए का नाइकी का शूज बिकेगा। फंडा क्लियर हुआ? ये चीज समझना बहुत जरूरी है, बहुत डेप्थ में बता रहा हूं, इतना कोई नहीं बताएगा आप लोग को, ठीक है? तो ये एंगल क्लियर हुआ। अब ध्यान से जीएसटी के अंदर देखो दूसरा इंपैक्ट क्या हुआ। अब आपको मान लो जीएसटी देना पड़ रहा है 100 रुपए, ठीक है? 100 रुपए गवर्नमेंट ने बोला चार्ज करना है, अब सब्सिडी मिल गई आपको 400 रुपए की, तो अल्टीमेटली इंपैक्ट कितना है आपका? मान लो इधर क्या आईटी था माइनस सब्सिडी है, ठीक है? तो 100 माइनस 400 माइनस 300 इज द आंसर, तो माइनस 300 मैंने लिख दिया, लिखा। अब ध्यान देखो, यहां तक का फंडा तो क्लियर है कि यहां तक मुझे कितना मिल रहा था? 1500। 1500 में से अब क्या हुआ, मुझे करना तो प्लस था, तो मैं प्लस ही करूंगा, पर प्लस और ये -300 कितना हुआ? -300, तो -300 हो गया, और ये आपका शू क्या हो गया? सस्ता हो गया 1200 रुपए का। तो मतलब एक चीज समझ में आई कि अगर नेट एनआईटी ज्यादा हुआ, तो आप ये चीज ध्यान रखना, आपके गुड्स एंड सर्विसेज महंगे हो जाएंगे, और एनआईटी अगर कम हुआ तो आपके गुड्स एंड सर्विसेज मतलब सस्ते हो जाएंगे। सीधा सा एग्जांपल मैंने आप लोगों को केस वन और केस टू के रूप में समझा के रखा है। समझ में आया? तो अब इतनी कहानी एक बार आप देख लो, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, ताकि आपको ये एग्जांपल याद रहे विद दैट केस, ताकि आप रिवीजन करो तो आपको क्लैरिटी मिले। अब ध्यान समझना, मैं इसको पूरा मिटाता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया। अगर
ठीक है, तो ध्यान से देखो, इससे एक चीज क्लैरिटी मिल गई कि अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से एनआईटी पे अगर मैं इधर जाऊंगा मार्केट प्राइस से, अभी मैंने बोला था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मैं जब विद प्रॉफिट जोड़ूंगा तो जाके जब मैं उसमें अंदर एनआईटी ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐड का फंडा हो जाएगा। फैक्टर कॉस्ट से इसको एफसी कहा जाता है, आपने देखा होगा, और इसको एमपी कहा जाता है, ये भी आपको पता है ना। और अगर यहां से देखो, एरो देख लो एक बार, और यहां से मुझे अगर उल्टा वापस जाना है तो ऑब्वियसली मार्केट पे अगर यहां से प्लस हुआ था तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सीधा सा फंडा। एरो देख लो आप लोग, बोलो क्या क्या दिक्कत आई इसके अंदर, कितना इजी था, समझ में आया। तो मैंने आपको दो फंडे क्लियर कर दिए। मान लो वो जी डी पी एट एमपी बोलता है तो ये जी वाला फंडा क्लियर हो गया, ये एमपी से एफसी जाने वाला फंडा और जी से एन जाने वाला फंडा, ये आपके फंडे क्लियर हो चुके हैं। बोलो, अगर स्टिल कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं उसका समाधान दे दूंगा। वैसे डाउट रहेगा नहीं अगर ढंग से बच्चे ने वीडियो देखी है तो। ठीक है, ये फंडा क्लियर हो गया। अब अपन देखते हैं डी से एन की कहानी देखते हैं, या वाइस वर्सा। तो उसके अंदर क्या आ जाता है अपना, नेक्स्ट फैक्टर होता है आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए कहा जाता है, ये आप लोग को पता होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ध्यान से देखो, it refers to the difference between factor income received from ROW, rest of the world, and factor income paid to ROW। मतलब इसमें कहानी होती है फ्रॉम एंड टू, समझ में आया। फ्रॉम एंड टू की कहानी इसके अंदर होती है और इसके बेसिस पे अपन चलते हैं। अब क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं, देखो पहले कंपोनेंट समझ लो फिर मैं आपको ये समझाता हूं। कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआई ये पता है क्या होता है, क्या होता है, एक तो ये होता है सीओई, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ये आप लोग बताऊंगा अभी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग। तो ये जो तीन चीज कह रहा है ना, पता है क्या बोल रहा है, सीओई मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब ये होता है कि किसी एम्प्लॉय ने, मान लो मैं यहां का बंदा हूं, कहां का बंदा हूं, इंडिया का बंदा हूं, मैं जाता हूं ऑस्ट्रेलिया काम करने ऑस्ट्रेलिया की कंपनी से। तो वहां पर जब मैं काम कर रहा हूं तो मैं जब आऊंगा वापस तो पैसे मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में कमा रहा हूंगा, करेक्ट। तो जब वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स को जब मैं लेकर आऊंगा इंडिया में, तो भैया क्या मेरा इंडिया का मैं जीडीपी या फिर रिजर्व पे ग्रो कर रहा हूं, फॉरेक्स मेरा इधर का ग्रो हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रॉम वाला एंगल होगा। तो वो उसे कहते हैं प्लस प्लस प्लस, समझ में आया। और मान लो बाहर का कोई बंदा, बाहर का कौन सा बंदा लोगे जल्दी बताओ, आ, बाहर का कौन सा बंदा लोगे, कौन सा लेना है? जल्दी बताओ। मेसी, अभी मेसी आए हैं भैया, मेसी भैया आए थे, तो मेसी अगर आया और इंडिया में कोई कंपनी में बैठ के काम कर रहा है मान लो, ठीक है, यहां से अगर वो काम करता है और यहां का इंडियन रुपी वो अर्जेंटीना लेके जाता है, अर्जेंटीना लेके जाता है, राइट। तो अर्जेंटीना अगर लेके जाए तो इंडियन रुपी का जो एंगल है वो जो वैल्यू है गिर रहा है, तो वो कौन सा एंगल हो जाएगा, 222 वाला एंगल हो जाएगा। फंडा क्लियर हुआ, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो वो बोल रहा है पहला सीओई, दूसरा बोल रहा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सिंपल सा एंगल है, वापस वही ले लो। मैंने मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया बाहर जाके, यूके लंदन में इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहां जाके मैंने इन्वेस्टमेंट किया किसी प्रॉपर्टी में, अब वहां से मैं रेंट रिसीव कर रहा हूं, तो मेरे पास पैसा काय का, यूके लंदन में पाउंड मेरे पास उस रुपए में इधर आ रहा है, तो प्लस 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 वाला एंगल हो गया, समझ में आया। और मान लो मेसी ने आके यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट किया, यहां से रेंट वो अर्जेंटीना लेके जा रहा है बार बार, तो वो कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव 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 वाला एंगल हो गया। फंडा क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्लास में बोल रहा है रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग आप लोग को भी पता है कि अगर कोई कंपनी का इन्वेस्टमेंट, मैंने किसी बाहर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट, अमेजन पे मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, एप्पल में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, शेयर मार्केट उन सब की बात कर रहा हूं, वहां से मेरे को डिविडेंड रिसीव हो रहा है या कुछ भी रिसीव हो रहा है, तो वो मैं ऑस्ट्रेलियन सॉरी यूएस वाला डॉलर्स को रिसीव कर रहा हूं इंडिया में, तो मेरे लिए वो प्लस प्लस वाला एंगल हो जाएगा, फ्रॉम। और अगर टू वाला एंगल हुआ, मतलब मेसी ने क्या किया, रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, अब वो यहां से वो डिविडेंड कलेक्ट करता हुआ लेके जा रहा है जो भी, तो वो ऑब्वियसली अपने यहां से नेगेटिव, अपना इंडियन रुपी वीक हो जाएगा उस लेवल पे, तो वो नेगेटिव नेगेटिव वाला एंगल क्रिएट कर रहा है। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं। तो ये कंपोनेंट्स है, अब ध्यान से इसका फंडा समझ लोगे ना, अभी क्लैरिटी हो जाएगी। ध्यान से देखो क्या बताना चाह रहा हूं मैं, अब इसको समझो। देखो क्या बोल रहा है, इनकम
सॉरी, क्या बोल रहा है? इनकम अर्न्ड बाय रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री मतलब मैं इस केस में था, मतलब आशीष सर थे। आशीष सर ने इनकम रिसीव करी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, पैसा मैं रिसीव कर रहा था, वेजेस, वही वाली बात हो गई, रेंट एंड रिटेन्ड अर्निंग। मतलब अगर मैंने रिसीव करा है तो फ्रॉम के एंगल से प्लस 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 वाला एंगल हो गया। और दूसरा केस देखो, इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेसिडेंट, मेसी नॉन रेसिडेंट है ऑब्वियसली, है ना, कंट्री फ्रॉम द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ इंडिया, यहां से वो कमा के लेके जा रहा है सैलरी, वेजेस, रेंट और आपका रिटेन्ड अर्निंग। अब फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया? तो उस चीज की बात चल रही है। तो फ्रॉम और टू का एंगल अब आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया? इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसका इंप्लीमेंटेशन देख लो, सिंपल सा फंडा, डोमेस्टिक और ये नेशनल, ठीक है। डोमेस्टिक और नेशनल कैसे हुआ मैं आप लोग को बता देता हूं। किस चीज की बात चल रही थी? जी डी पी एट एम पी, और मान लो अपन को नेशनल इनकम में जाना होता है तो एन एन पी एट एफ सी। अपन ने ये समझ लिया, ये समझ लिया, ये समझ लिया, ये समझ लिया, अपन इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, अपन इसकी बात कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक हो गया आपका, डोमेस्टिक से नेशनल और नेशनल से डोमेस्टिक। अब मुझे एक चीज बताना, जब आप डोमेस्टिक की बात करोगे तो डोमेस्टिक से आपका एनएफआईए का इंपैक्ट नेशनल पे जाना, तो ऑब्वियसली क्या होगा? प्लस प्लस प्लस। और जब रिवर्स आएगा, तो जब प्लस हो चुका है तो आपका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसमें? ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस माइनस। फंडा क्लियर हुआ? पर हमेशा ध्यान रखना, एनएफआईए को दो पार्टों में बांट देना वाइल कैलकुलेटिंग, एक फ्रॉम के एंगल से बांट देना और एक टू के एंगल से बांट देना। दोनों केस में बोल रहा हूं, फ्रॉम के एंगल से और टू के एंगल से, आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। बताता हूं, अभी क्वेश्चन में आप लोगों को बता दूंगा, डोंट वरी। पर ये फंडा क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया? क्लैरिटी मिल गई? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर गाइस गाइस एक चीज का अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, अगर आप सीयूटी 2026 की तैयारी करना चाह रहे हो तो प्लीज आप अपना लाइव सेशन हमारे साथ बुक कर सकते हो। अगर आपको किसी चीज में स्ट्रैटेजी पे किसी लेवल पे भी डाउट आता है तो हमारी काउंसलिंग टीम आपको रीच आउट कर सकती है, एंड ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट से मिलने वाला है, ठीक है। सो यू कैन जस्ट डू इट, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइस अब देखो, अब मैं आपको क्लैरिटी देता हूं, थोड़ा सा डेप्थ में बताऊंगा कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और आपका नेशनल इनकम क्या होता है, उसका डिफरेंस समझो, वो आपको समझ में आएगा। देखो, इट इज अ डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट as it includes the value of final goods and services produced within the domestic boundary of India। मतलब डोमेस्टिक बाउंड्री, अब ध्यान समझना, अगर मैं आपको डोमेस्टिक बाउंड्री की बात करूं तो ये आपका इंडिया था, ठीक है। अब भैया इस इंडिया की बात कर रहा है वो, इस इंडिया में पैसा अगर आपने कमाया है, प्लस प्लस की बात चल रहा हूं, यहीं पर रह के आपने अगर पैसा अपना कमाया, यहीं पर रह के अगर आपने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया था, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन दी डोमेस्टिक बाउंड्री की बात कर रहा है, विद इन दी डोमेस्टिक बाउंड्री की बात कर रहा है, तो ये इस डोमेस्टिक बाउंड्री की बात चल रही है, तो ऑब्वियसली वो डोमेस्टिक इनकम होगी, इनकम रिसीव्ड हियर उसकी बात है, ठीक है। उसका दूसरा क्या बोल रहा है? इट इज अ नेशनल कॉन्सेप्ट एज इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द एंटायर वर्ल्ड। प्रोड्यूस्ड इन द एंटायर वर्ल्ड की बात चल रही है बेटा। इधर क्या बोल रहा है? डोमेस्टिक टेरिटोरी की बात चल रही है। अब इधर क्या बोल रहा है? मान लो श्रीलंका से भी, ये श्रीलंका इधर, इधर का ट्रांजैक्शन चालू हो गया, आवक जावक, ठीक है। तो अब क्या हो गया? एंटायर वर्ल्ड की बात चल रही है, वर्ल्ड में श्रीलंका तो आता ही है आप लोग का, तो उस चीज की बात हो जा रही है। अगर श्रीलंका को इंक्लूड करा तो वो नेशनल इनकम वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, नहीं किया तो वो डोमेस्टिक इनकम वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? किसी को इसमें कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताना। नेक्स्ट बोल रहा है कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर। अब कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर देखो क्या बोल रहा है, इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोड्यूसर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटोरी। अरे भाई, ट्रेड कर रहा हूं, ये ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है, ये तमिलनाडु है, ये एमपी है, ठीक है। तो एमपी और तमिलनाडु, यहां से ट्रेड कर रहा हूं, यहां से ट्रेड कर रहा हूं, तो कौन सा ट्रेड है? डोमेस्टिक ट्रेड ही तो है, उसी चीज की बात चल रही है, और कुछ भी तो नहीं है। और ये बोल रहा है कंसीडर ऑल द प्रोड्यूसर्स नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, मतलब प्रोड्यूसर मतलब नॉर्मल रेसिडेंट्स, और नॉर्मल रेसिडेंट्स की डेफिनेशन में आपका रेसिडेंटशिप का भी एंगल आता है। मान लो आप यहां से आप ट्रेड करना चालू कर रहे हो, टीएन से श्रीलंका चल रहा है, ट्रेडिंग चल रही है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी एंगल आ जाएगा। फंडा क्लियर हुआ? क्लैरिटी मिल गई? नेक्स्ट देखो, इट डज नॉट इंक्लूड एनएफआईए। सीधी सी बात है,
सीधी सी बात है। यहां से डोमेस्टिक से, अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो NFIA आप प्लस करोगे, प्लस करोगे तो इधर जब प्लस करोगे तो इधर आओगे ना, तो इसका मतलब इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ऑब्वियसली इसमें इंक्लूड नहीं है तो इसमें इंक्लूड होगा। आप समझ में आया? क्लैरिटी मिल गई? ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ये आपका डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का डिफरेंशिएशन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब अगेन वही सिंपल सा फंडा चल रहा है, देखो ध्यान से देखो, अल्टीमेटली हो कुछ नहीं रहा है, वही कहानी बता रहा है, GDP-MP NNP@FC। ठीक है, GDP-MP का फुल फॉर्म अगर मैं आपको स्ट्रेच करना चाहूं तो बोलता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इसका दूसरा अगर नाम देखें तो क्या बोल रहा है, NNP@FC, तो मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सिंपल सा फंडा समझना, इधर वो बोल रहा है कि आपने इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री, और इधर बोल रहा है वापस से वो ये विद इन द एंटायर वर्ल्ड में। इसका मतलब पता है क्या है, इसमें मार्केट प्राइस में सेल करने के एंगल से बिल्कुल रेडी है वो। ठीक है, इधर मतलब फैक्टर कॉस्ट से मतलब इसको बनाने का खर्चा, टिल जो कॉस्ट लागत की बात चल रही है, बनाने तक का खर्चे की एंगल लेके चलना है अपन को। इधर रेडी टू सेल है क्योंकि वो विद इन दी जोग्राफिकल बाउंड्री है, इसलिए रेडी टू सेल है। और इसमें अपन को इंपैक्ट आ जाएगा कि भेजना है कि नहीं भेजना है बाहर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो उस एंगल को लेके समझना है। फंडा क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स क्या है इसके अंदर। It includes all the producers within the domestic territory, वही वाली बात है, it includes all the producer in the normal residence of the country, वही सेम चीज चल रही है। इसमें बस आ गया NIT का इंक्लूजन। it includes market price, obviously आपको GDP MP से इधर जाना है, ठीक है, तो अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या पड़ेगा, NIT का ही पड़ेगा, और इधर क्या बोल रहा है, फैक्टर कॉस्ट का पड़ेगा, फैक्टर कॉस्ट और इधर मार्केट प्राइस, दैट्स इट। सिंपल सा फंडा था। यहां तक की क्लैरिटी आप लोग को मिली कि नहीं मिली मुझे ये बता देना। अल्टीमेटली उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, सिंपल बेसिक्स अपन लेके चल रहे हैं और बहुत डीप में पढ़ाई कर रहे हैं। मंत्रा याद रखना है अपन को, अभी भी पढ़ेंगे तो हद कर देंगे, नहीं तो प्रोग्राम यही रद्द कर देंगे। समझ में आया? तो बहुत ढंग से पढ़ाई करना है, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, और अगर कोई डाउट रहता भी है फिर भी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है कि बहुत सारे लेवल पे मैंने देखा बच्चों को डाउट तो है, क्या होता है कि सर प्राइवेट इनकम क्या है। ठीक है, एग्जामिनेशन में आता भी है, तो ध्यान से देखो कि आज मैं आपको फंडा क्लियर कर दूं कि प्राइवेट इनकम होती क्या है। अब देखो प्राइवेट इनकम का सिंपल सा फंडा समझना, वो बोलना चाह रहा है, एक मिनट तो इसको बोल्ड कर दूं। ठीक है, प्राइवेट इनकम रेफर्स टू द इनकम विच अक्रू टू द प्राइवेट सेक्टर। अक्रू टू द प्राइवेट सेक्टर मतलब जहां पर प्राइवेट सेक्टर से अपन पैसा इंक्लूड कर रहे हैं उस चीज की। अब प्राइवेट सेक्टर क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए। प्राइवेट एंटरप्राइजेस प्लस फॉर्म हाउस होल्ड फ्रॉम ऑल द सोर्स बोथ विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। अब इसको आप ध्यान से समझना कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, देखो मतलब प्राइवेट एंटरप्राइज मतलब क्या हो गया, फॉर्म की बात हो गई। हाउस होल्ड मतलब क्या हो गया, हाउस होल्ड की बात हो गई। ठीक है, फ्रॉम ऑल द सोर्सेस की बात उनने पहली कर दी, बोथ विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री मतलब पता है क्या बोल रहा है वो, NFIA का इंक्लूजन तो आप कर ही सकते हो तो वो ठीक है, पर फर्म प्लस हाउस होल्ड्स के ऑल इनकम, ये सारे इनकम उन लोगों ने ऐड कर दिया फर्म्स और हाउस होल्ड्स के, उसे अपन पहले क्या बोल देंगे, प्राइवेट इनकम बोल देंगे। समझ में आया? अब ऑल इनकम कौन सी है, कंपोनेंट्स ऑफ प्राइवेट इनकम क्या है, इनकम इंक्लूड्स बोथ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम रिसीव्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर अगेन क्या है, H प्लस F, मतलब हाउस होल्ड्स प्लस फर्म की बात चल रही है। मतलब कोई भी पैसा अगर आपने बाहर से कमाया है, किस रूप में, या तो एक तरफा पेमेंट ट्रांसफर हो गया, या तो मैंने मेहनत करके कमाया, वहां जा गया काम करा और फिर मेहनत करके पैसे कमाए, तो फैक्टर इनकम हो गई। तो ट्रांसफर इनकम भी कह लो, फैक्टर इनकम भी कह लो, वो दोनों को अगर मैं इंक्लूड करूंगा, और दोनों के एंगल से, कौन दोनों के एंगल से, हाउस होल्ड और फर्म के एंगल से, तो ऑब्वियसली वो कौन सी इनकम होने वाली है, वो होने वाली है मेरी प्राइवेट इनकम।
समझ में आ गया? कोई डाउट है इसके अलावा? इससे हट के कुछ नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं अभी भी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नाउ व्हाट इज पर्सनल इनकम? ठीक है, एक थी प्राइवेट इनकम, अब ये है पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम क्या है ये भी समझ लो। वो बोल रहा है इट रेफर्स टू द सम टोटल, सम टोटल मतलब ऑफ समेशन की बात चल रही है, ऑफ ऑल द इनकम्स दैट आर एक्चुअली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स फ्रॉम ऑल द सोर्सेस। मतलब इसमें देखो ध्यान से, हाउस होल्ड्स की बात चल रही है दादू, ध्यान रखना, इसमें किसकी बात चल रही है? मात्र हाउस होल्ड्स की बात चल रही है। ठीक है, हाउस होल्ड से पैसा, अब कौन सा पैसा? वो ऑल सोर्सेस का मतलब क्या हुआ? बोथ, देख लो, बोथ फैक्टर एंड ट्रांसफर इनकम। मतलब आपके हाउस होल्ड से मतलब आप लोगों ने जो जो पैसा या तो एक तरफा अपने पॉकेट मनी ली होगी, मान लो पॉकेट मनी आपको दी, कितनी की दी? पापा ने आपको पॉकेट मनी दिया मान लो 500 रुपए का, तो वो भी इंक्लूड करना है। प्लस फैक्टर इनकम कौन सी हुई? आप कल को बड़े हो गए, आपने मेहनत करी, जॉब अचीव करी और आप पैसे आप कमा रहे हो, ठीक है, तो आपकी सैलरी ले लो मान लो, तो आपकी सैलरी है 50,000 पर मंथ। ठीक है, तो क्या हुआ? 500 और 50,000, तो 50,500 रुपए का टोटल, तो ये आपकी कौन सी इनकम हो जाएगी? ये हो जाएगी पर्सनल इनकम। समझ में आया? कोई बच्चा 500 रुपए की पॉकेट मनी भी कमा रहा है तो आपको पॉकेट मनी रिसीव हुई है, वो ट्रांसफर इनकम हो गई। और कोई बंदा मेहनत करके सैलरी के रूप में पैसे कमा रहा है, तो कौन सा हो गया? 50,000 रुपए हो गया उसका, तो 50 प्लस 500 ये हो जाएगा पर्सनल इनकम। और ये कहाँ कंट्रीब्यूट होगा? अल्टीमेटली नेशनल इनकम के एंगल से नहीं बोल रहा हूं, पर प्राइवेट इनकम के, सॉरी, पर्सनल इनकम के अंदर आएगा। समझ में आ गया? अब एक चीज ध्यान रखना, एक्सक्लूजन का ध्यान रखना, इट डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। क्यों? क्या आप लोग को पता है? कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं आप लोग को ये बता देता हूं, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स लगता है कॉर्पोरेट पे। तो क्या मैंने इधर H प्लस F लिखा है क्या? नहीं लिखा। समझ में आया? तो F का इंक्लूजन है ही नहीं। और कॉर्पोरेट टैक्स कौन पे करता है? हाउस होल्ड पे करता है क्या? नहीं, फर्म पे करता है बेटा। तो फर्म पे करेगा, तो इसलिए कॉर्पोरेट टैक्स को हटा देना। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? रिटेन अर्निंग मतलब रिजर्व एंड सरप्लस का जो पैसा रहता है, तो ये क्या हाउस होल्ड कमाती है? नहीं, फर्म कमाता है। तो फर्म में देखो वहां पर हटा के ही रखा हुआ है, तो उनने क्या बोला कि आपका रिटेन्ड अर्निंग्स भी आप माइनस कर देना। समझ में आया? तो अल्टीमेटली क्या बोलना चाह रहा था वो? फैक्टर इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड्स, ट्रांसफर इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड्स, इन सबको प्लस कर दो, तो 50,500 हो गया था। देख लो, 50,500 हो गया था। इसका माइनस कर देना कॉर्पोरेट टैक्स, अगर कोई है तो। कॉर्पोरेट टैक्स अगर नहीं है तो मान लो उसको जीरो ले लेना। मतलब इंक्लूजन की बात कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो की बात कर रहा हूं, तो माइनस कर देना सीटी और माइनस कर देना रिटेन्ड अर्निंग। देख लो, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग उसने माइनस कर दिया, तब जाके आपकी क्या बन जाएगी? पर्सनल इनकम बन जाएगी। बोलो, क्या तकलीफ थी इसके अंदर? सिंपल सा फंडा है, पूरी क्लैरिटी आप लोग को मैंने दे दी है। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, आई विल रिवर्ट बैक टू यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ध्यान से देखना, पर्सनल को आप पी से वो कर देना, डिस्पोजेबल को डी से, इनकम को आप वाई से डिनोट करते हो, तो इसका होता है पी डी वाई। करेक्ट? मैं गलत तो नहीं हूं? बिल्कुल सही है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का एंगल आता है। अब ध्यान समझना, इसका क्या फंडा है। इसका बोलता है इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम दैट इज एक्चुअली अवेलेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज एक्चुअली अवेलेबल है। ठीक है, देखो, एक्चुअली अवेलेबल की बात चल रही है। ठीक है, एक्चुअली अवेलेबल बोल रहा है एट डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड, इट मींस द पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम which is left with households after making miscellaneous payments to the government, after making miscellaneous payments to the government। households के बाद मतलब आपके जेब में, पर्सनल इनकम वाला एंगल बता रहा हूं, आपके जेब में 50,500 रुपए थे, आप गाड़ी से जा रहे थे, गाड़ी से जाने के बाद हुआ क्या? आपका चालान कट गया। कितने का कटा? 1,000 रुपए का। तो 1,000 रुपए का चालान किसका पैसा है? किसकी रेवेन्यू है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू आप उसे पेनल्टी या फाइन्स के अंदर कैलकुलेट करोगे, राइट? मैंने लिखा भी हुआ है, मिसलेनियस रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या होनी है? फीस, फाइन्स
एक्सेट्रा विच आर कंपल्सरी पेमेंट, क्या बोल रहा है बेटा, विच आर कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द हाउसहोल्ड, मेड बाय द हाउसहोल्ड टू द गवर्नमेंट, टू द गवर्नमेंट। ध्यान से देखो, तो आपके जेब में तो 50,000 रुपए थे, जो भी थे टोटल में, आपने 1,000 रुपए की पेमेंट कर मारी, क्या कि आपका हेलमेट लाके गाड़ी चलाने की आदत तो है नहीं आप लोग की, बिल्कुल सूसा करना है, आपका रजिस्ट्रेशन होगा नहीं, आपके पास लाइसेंस होगा नहीं, तो आपका लंबा कटेगा, 5-6 हजार का आपका ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, आपका कटा, और जो अल्टीमेटली इंपैक्ट बचेगा, तो 50,000 में से 3,000 का है, मान लो कितना बचा, 47,000 बचा, तो वो हो जाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। मतलब हाउस होल्ड के पास, मतलब आपके पास जेब में मिसलेनियस गवर्नमेंट का पेमेंट करने के बाद महीने में कुछ, अगर आपका अगर नहीं कटा, मान लो आपका चालान पूरे महीने में कुछ नहीं कटा, तो मतलब आपका पर्सनल डिस्पोजल इनकम कितना हो जाएगा, इक्वल टू पर्सनल इनकम हो जाएगा, क्योंकि कुछ कटा ही नहीं है आपका। लॉजिक क्लियर हो रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं, तो उस एंगल से आपको सोच के समझना पड़ेगा। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। अब ध्यान से देखो, एक्सक्लूड क्या करना है इसमें ध्यान रखना, पर्सनल टैक्सेस आपको एक्सक्लूड करने पड़ेंगे। द डायरेक्ट टैक्स इनकम हाउस होल्ड मस्ट पे टू द गवर्नमेंट, ठीक है। पीडीवाई, पीडीवाई मतलब पर्सनल डिस्पोजल डज नॉट इंक्लूड पर्सनल टैक्सेस। पर्सनल टैक्स मतलब कौन सा टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स, जो आपके डायरेक्ट इनकम पे होता है, ठीक है, आप इनकम टैक्स बोल दो इसको, तो इसको माइनस मत करना, ठीक है। एंड मिसलेनियस रिसीट्स, रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज फीस, फाइन्स एक्सेट्रा, तो वो तो पर्सनल इनकम। अगर मैं बोलूं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला क्या बन गया, ध्यान से देखो, पर्सनल इनकम था, पर्सनल इनकम क्या था अपना, 50,000 मान लो, ये मैं एग्जांपल लेके चल रहा था। पर्सनल टैक्स, आपने टैक्स पे करना था आपको, मान लो आपके टैक्स पे कर रहे हो आप, वैसे अभी पर्सनल टैक्स 50,000 में तो कुछ लगेगा नहीं, तो जीरो ले लिया, ये भी जीरो हो गया, ठीक है। मिसलेनियस गवर्नमेंट, आपका चालान कट गया 3,000 रुपए का, तो 3,000 का चालान कटा, तो 3,000 का चालान कट गया, तो अल्टीमेटली आपके पास बचा कितना, आपके पास बचा 47,000, 47,000, और ये आपका हो जाएगा पीडीवाई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ध्यान से देखिए, फंडा क्लियर हुआ। अगर इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो प्लीज रीच आउट टू मी, वैसे कोई डाउट होगा नहीं, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं, इतने डेप्थ में बताया मैंने। फंडा क्लियर हो रहा है, अपन पूरा नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट रिलेटेड कॉन्सेप्ट सारी चीज कवर कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ नहीं छूट रहा है, इसका डेप्थ में पढ़ा रहा हूं, बल्कि इतना तो रेफरेंस बुक में और बूस्टर्स के अंदर दिया हुआ है, पर मैंने सोचा कि बता रहा हूं तो ढंग से बताऊंगा, तो आप प्लीज इसको देख के समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओहो, ओहो, सॉरी सॉरी, नेक्स्ट मतलब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, अब मैं आप लोग के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आया हूं, तो प्लीज इसका क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व करिए, मैं आप लोग एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूं कि किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में प्रेजेंट करना है, ताकि उसका क्लैरिटी आपको मिले और एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी, ऑब्वियसली एनएनपी एट एफसी आपका क्या होता है, नेशनल इनकम होता है, ठीक है, नेशनल इनकम। अब आपको दिया क्या क्या है, ध्यान से देखो, जीडीपी एट एमपी दिया है 5,500, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, याद करो डेप्रिसिएशन मैंने बताया था 300 दिया है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स दिया है 120, फ्रॉम अब्रॉड दिया है, फ्रॉम अब्रॉड मतलब एनएफआईए का एंगल बोल रहा है वो, एनएफआईए, ये भी। और सब्सिडी, वो क्या सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब सब्सिडी वाला एंगल, राइट। इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं, एन एफ आई ए, ठीक है। और ये टू अब्रॉड हो गया, ये भी आपका एन एफ आई ए है, ठीक है। सारे आपको एंगल दिया हुआ है, अब आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, आप लोग पहले सॉल्व करना चालू कर लीजिए और मुझे आंसर बताना कितना आया, ताकि आप लोग का भी मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व, और सॉल्यूशन अपन बहुत तरीके से करेंगे, एग्जामिनेशन में वैसे प्रेजेंट करना है अपन को। तो इसमें लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, ये अपन ने लिखा, ये मार्क कर लिया अपन ने। नेक्स्ट अपन समझते हैं इसका क्या लिखा है। अब देखो इसका फंडा बताता हूं कैसे सॉल्व करना है, जो दिया है जीडीपीएमपी उसको लिख लो, जीडीपी एट एमपी कितना दिया है, 5,500, समझ में आया, इतना लिखा मैंने। नेक्स्ट मुझे निकालना क्या है, एनएनपी एट एफसी, तो मैं यहां पर लिख दूंगा एन एन पी एट एफ सी, तो ये बड़ा सा बॉक्स बना दो और ऐसा बना के रख लो। बहुत अच्छे से बता रहा हूं, ऐसे ही एग्जामिनेशन में करना, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, मैंने भी यही किया है, तो आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो वापस जी से मुझे एन को चेंज करना है, अभी मैंने बताया था ग्रॉस से मुझे नेट पे जाना है, तो आप लोग को पता है ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए आप क्या माइनस कर दोगे, आप डेप्रीसिएशन को माइनस करोगे, लिखा।
अब डेप्रिसिएशन क्या नाम से है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कितना 300, तो मैंने 300 लिखा, इधर माइनस का साइन बना दिया। या तो इधर भी माइनस कर लो या माइनस एक जगह लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको डोमेस्टिक से एन पे जाना है, नेशनल पे जाना है, तो मतलब क्या होगा, NFIA का कॉन्सेप्ट आएगा। तो अब क्या होगा, डोमेस्टिक से नेशनल मतलब प्लस NFIA, तो इधर मैंने प्लस लिखा, NFIA लिखा। ठीक है, अब NFIA के दो कंपोनेंट है, एक फ्रॉम और एक टू, तो इधर मैं लिखूंगा फ्रॉम -2। अब फ्रॉम कितना है आपका, ध्यान से देखो, फ्रॉम है आपका 150, ओके, तो 150 लिख दिया मैंने। और टू कितना आपका 250, हो 250 आपका, ठीक है, मतलब अपना पैसा देश से ज्यादा बाहर गया है तो 250 है, और देश में पैसा कम आया है तो 150 है, ठीक है। अब इसका आंसर कितना होगा, 250 150 100 होगा ऑब्वियसली मेरे ख्याल से। और ये माइनस का, अब ध्यान से देखना, माइनस का 100 है, ठीक है, तो ये क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा नंबर अपना नेगेटिव वाला, ठीक है, तो इधर माइनस प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, एग्जैक्टली, ठीक है, तो इसका इंपैक्ट कितना होगा, मेरे को इतना कैलकुलेशन नहीं आता है, तो मैं आप लोग को बता देता हूं, मैं खुद सॉल्व करता हूं। 5500 प्लस, अच्छा माइनस था, -300, और माइनस आपका कितना हुआ 100, सॉरी 5100, कितना आया आंसर, 5100 आंसर आया है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, आंसर वैसे सही है, सीधी सी बात है, और कुछ भी नहीं है, नेशनल इनकम आपने कैलकुलेट कर लिया। देखो कितना क्रिस्प तरीके से आपने सारी चीजों को बताया। एक मिनट सॉरी गाइस, सॉरी, इसके अंदर मैं MP और FC को लेना भूल गया, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपको अभी और सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, होती गलती। MP से अब आपको FC जाना है, ठीक है, अब MP से FC अगर जाना रहेगा तो ध्यान रखो, FC से MP जाते तो प्लस और उल्टा आएंगे तो माइनस, तो ऑब्वियसली आप इसमें क्या माइनस कर दोगे, NIT माइनस कर दोगे। अब NIT माइनस तो करोगे, पर उसका अंदर का बाइफर्केशन क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितनी है आपकी, इनडायरेक्ट टैक्स है आपको GST 120, और सब्सिडी कितना आपका 70, तो ये कितना बचा 50, ठीक है, तो आपका ये जो इंपैक्ट यहां पर आना था, तो ये आप कितना आ जाएगा, -50 है, राइट, तो हो जाएगा आपका 5500 -300, माइनस माइनस कर रहा हूं, प्लस माइनस 100 होता, पर ये माइनस कर रहा हूं 100, तो 100 और माइनस आपका कितना बचा 50, कितना आया 5050 इज द आंसर, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। सॉरी गाइस, वो ध्यान नहीं दिया था मैंने, एक्सट्रीमली सॉरी, बट ये चीज अब आप लोगों को समझ में आई कैसे अपन को सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से क्लैरिटी समझ में आ रही है। क्वेश्चन को आपने मुझसे पहले सॉल्व कर लिया होगा, आई होप सो। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन रखा है मैंने आप लोग के लिए। अब वेरी केयरफुल गाइस, अब मैंने आपको इसके अंदर बोला है सब्सिडी कैलकुलेट करने के लिए, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है। आई होप सो पहले आप इसको क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, आप पहले खुद सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व करके आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। जल्दी से आप एक बार नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, लेट मी टेल यू क्या होगा, इसमें अपन को क्या क्या दिया है, GNP@FC दिया है, बहुत अच्छी बात है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया, मतलब डेप्रिसिएशन, बहुत अच्छी बात है। इनडायरेक्ट टैक्स 120, फ्रॉम अब्रॉड दिया आपको 400, NDP@MP दे दिया, बहुत अच्छी बात है। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब देखो, जब बीच का कोई चीज आपको निकालना रहता है ना, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, उसके बेस पे करना, बहुत इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखो कैसे अपन सॉल्यूशन करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ सब्सिडी, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ध्यान से देखो। अब अपन को दो बड़े हेड्स दे दिए, तो अपन उसको ले लेते हैं, GNP@FC दिया है, कितना 27710, 27710, अरे यार 10, ठीक है। अब नीचे क्या दिया है, NDP@MP, नीचे लिख लो, NDP@MP कितना दिया गाइस, 24,000 दिया, तो 24,000 लिख लो, ठीक है। इतना समझ में आया। अब अपन को बीच का चीज निकालना है, तो ध्यान से देखना, अब मुझे G से N जाना है, तो G से N जाना है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस डेप्रिसिएशन, लो भैया माइनस डेप्रिसिएशन कर लो, कितना डेप्रिसिएशन माइनस का 4000, तो ये 4000 माइनस कर दिया, ठीक है। अब मुझे N से D जाना है,
मतलब नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो क्या होगा, माइनस NFIA होगा, ध्यान रखना, माइनस NFIA होगा। तो इसमें क्या होता है, फ्रॉम -2। ठीक है, तो फ्रॉम कितना है मेरा, फ्रॉम है मेरा 400। ठीक है, और टू कितना है मेरा 600। तो ये क्या आया, माइनस का 200। वेरी केयरफुल, माइनस का 200 आ रहा है। ठीक है, इसका भी इम्पैक्ट अभी मैं बताऊंगा। अब क्या होगा, FC से मुझे कहां जाना है, MP जाना है। FC से अगर MP जाना है तो क्या करते हैं, प्लस NIT करते हैं। तो यहां पर लिख लूंगा प्लस NIT। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, IT माइनस सब्सिडी। ठीक है, अब ध्यान से, IT माइनस सब्सिडी है, ये ऐसा करेंगे अपन। ठीक है, IT माइनस सब्सिडी है, तो IT कितना दिया आपको, 120 दिया है, और सब्सिडी तो निकालना है, तो उसको अपन क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। अब एक इक्वेशन ड्राफ्ट करूंगा और बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखो कैसे, देखो 27710 लिखा, -4000, और देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ध्यान रखना। तो प्लस 200। ठीक है, प्लस, अब ये देखो प्लस का है तो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, 120 माइनस एक्स ही लिख सकते हैं। तो प्लस 120 माइनस एक्स इज इक्वल टू 24,000। आप समझ में आया आप लोग को इतना, वो बड़ी सी इक्वेशन जो थी ना, मैंने इसको एक इसमें डाल के इक्वल टू 24,000 कर दिया। अब सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सबको ऐड करके एक्स की वैल्यू तुरंत निकल जाएगी। ध्यान से देखिए कैसे, प्लस कर लो, 27710 प्लस, सॉरी 27710 माइनस 4000 प्लस 200 प्लस 120, कितना आया, 24030। कितना आया, 24, ओके 24030 माइनस एक्स इज इक्वल टू 24,000। ठीक है, अब एक्स आपकी वैल्यू इधर बची है, तो एक्स इधर आया 24,000 माइनस 24030। तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आप इधर जाके माइनस करोगे तो 30 इज द आंसर। और एक्स की वैल्यू आपकी क्या थी, इक्वल टू सब्सिडी। बताइए, फंडा क्लियर हुआ, बताइए गाइस। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अपन ने चीजों को सॉल्व करा और सब्सिडी का आपका आंसर आ गया है 30। बताइए, क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली, फंडा क्लियर है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अपने हिसाब से भी क्या आंसर आ रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताना कितना आ रहा है, बट मेरे ख्याल से ये आंसर सही है, इसके आगे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप सो आपका वन शॉट रिवीजन किसका, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके अलावा भी प्लीज कोई डाउट आता है तो प्लीज यू कैन रीच आउट टू मी। पर टिल दैट टाइम मैं और भी वन शॉट सीरीज की तैयारी कर रहा हूं, मैं बहुत सारी सीरीज अभी लेकर आने वाला हूं, ताकि आप लोग का बोर्ड और आपकी CUET की तैयारी बहुत शानदार चलती जाए और आपकी इकोनॉमिक्स हमेशा टॉप पे रहनी चाहिए, और वो भी जस्ट ड्यू टू आशीष सर। आप प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। टिल दैट टाइम कीप ऑन हसलिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग एंड टेक केयर, गुड बाय।